हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री लेसन 10th की बात करेंगे। ठीक है, कौन सा है? लेसन 10th और केमिस्ट्री बात करेंगे हम लोग। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास 10th का आपका चलेगा और कौन सा लेसन चलेगा? तो लेसन नंबर 1 चलेगा। ठीक है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया किसे कहते हैं तो समझिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, ठीक है, क्या जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो यह काम, यह क्रिया आपका क्या कहलाता है जी? यह काम या क्रिया क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में काम करके, ठीक है, यानी कि संयोग करके, क्या करके? संयोग करके नए नए पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब कौन कौन होता है? तो एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। कौन कौन होता है? एक आपका भौतिक होता है और एक आपका क्या होता है? रासायनिक होता है। ठीक है, चलिए तो भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो भौतिक अभिक्रिया कहते हैं यानी कि वैसा अभिक्रिया, ठीक है, वैसा अभिक्रिया जिसके फल यानी जिसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उत्क्रमित कर सकते हैं। उत्क्रमित का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। क्या करना? पुनः प्राप्त करना। देखो, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वैसा परिवर्तन, वैसा अभिक्रिया, परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे हम लोग? अभिक्रिया बोलेंगे। तो वैसा परिवर्तन या वैसा अभिक्रिया जिसके अंतर्गत पदार्थों को हम पुनः क्या कर सकते हैं जी? उत्क्रमित कर सकते हैं। पदार्थों को क्या कर सकते हैं? पुनः उत्क्रमित कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। चलिए बात यहाँ तक समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे में अगर बात करें हम मोमबत्ती का जलना, क्या मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, जलना नहीं, ठीक है, जलना आपका रासायनिक में आ जाएगा, पिघलना। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का पिघलना, यानी कि इसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसी को हम लोग लिखेंगे मोम का पिघलना। ठीक है, क्या? मोम का पिघलना। चलिए बात समझ में आ गया, मोम का पिघलना। अब मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब कैसे भौतिक परिवर्तन है इसको समझते हैं। मोम का पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, यानी कि जब आप मोमबत्ती को, ठीक है, जब आप मोमबत्ती को जलाइएगा तो इसके जो अवशिष्ट बचेंगे, ठीक है, इसके जो अवशिष्ट बचेंगे और ये जो नीचे गिर करके ये बैठ जाते हैं ना अवक्षेप, और यही अवक्षेप को फिर से आप लेई बनाइएगा ना, लेई समझ में आता है? जैसे आटा को लेई बनाते हैं गोल गोल करके, इस प्रकार से तो लेई बनाइएगा तो फिर से आपका क्या बन जाएगा? मोमबत्ती बन जाएगा। दूसरी बात, चावल से भात बनना। चावल से भात बनना ये क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, कैसे? यानी कि चावल के भात बनाइएगा, ठीक है, तो चावल भात बन जाएगा और वो भात को फिर से आप प्रकाश में सुखा दीजिए, ठीक है, सुखा दीजिए तो फिर वो चावल बन जाएगा। फिर जब वो चावल बन जाएगा फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे? फिर से हम लोग इसको सुखा देंगे, ठीक है, फिर से वो चावल बन जाएगा। बस आपको अंतर ये देखने को मिलेगा कि भौतिक परिवर्तन में जो पहले का गुण है ना, पहले का गुण और जो पदार्थ बनेगा और फिर से हम उसको उत्क्रमित करेंगे, उसके गुण में क्या होगा? थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो याद होगा भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं, किसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन? तो वैसा परिवर्तन, वैसा अभिक्रिया हम जिसे पुनः क्या कर सकते हैं?
उत्क्रमित कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए इसी को अपोजिट कर दीजिएगा कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपको चैप्टर में पढ़ना है रासायनिक समीकरण के बारे में पूरा का पूरा। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो वैसा समीकरण या फिर वैसा अभिक्रिया, ठीक है, जिसे हम पुनः उत्क्रमित नहीं कर सकते, जिसे हम पुनः उत्क्रमित क्या तो नहीं कर सकते, पुनः उत्क्रमित नहीं कर सकते। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम पुनः उत्क्रमित नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया हम जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पुनः प्राप्त क्या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो इसको बोलेंगे भौतिक, नहीं कर सकते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक। बात समझ में आ गया? जैसे में यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में है ना कि नए नए पदार्थों का क्या होते रहता है? निर्माण होते रहता है। जैसे में लकड़ी का जलना, क्या? जैसे में लकड़ी का जलना, जैसे में आपका हो जाएगा लकड़ी का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, या फिर अगर हम लोग बात करें लकड़ी का जलना या फिर पेपर का जलना, ठीक है, पेपर का जलना, ये सब आपका क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब हम पेपर को जलाएंगे तो आपको पानी बनेगा, यानी जिसको हम लोग बोलेंगे राख। क्या हम राख को गर्म करके, ठंडा करके या किसी अन्य प्रकार की अभिक्रिया करके हम फिर से पेपर प्राप्त कर सकते हैं या लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं। यानी कि हम पुनः जब प्राप्त नहीं करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ध्यान से समझिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। बात समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसी को। अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया किसे कहते हैं बाबू? अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं जी? संयोग करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सॉरी, भौतिक नहीं, उसको बोलेंगे अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, और अभिक्रिया आपको कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिक्रिया आपको दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक भौतिक अभिक्रिया और एक रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक और रासायनिक। इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए 10 ये आपको क्लास 7th में पढ़ना था, 8 में पढ़ना था और कुछ कुछ आपको 9th में पढ़ना था, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th। तो आगे बढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर आगे क्या है देखिए। इसके बाद है, अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़िएगा तो उसको में दो पदार्थ मिलेंगे। एक आपका अभिकारक मिलेगा और एक आपका क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के बारे जानकारी लेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पीछे में क्या पढ़े थे? पीछे में पढ़े थे कि इसे पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे ना जी। चलिए आगे देखो, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाला, क्या? नए गुण वाले पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है, परंतु इसे किसी भी प्रकार से हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए इस लाइन को मिटाते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या बोलेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा आगे। चलिए रह दीजिए लाइन को, आगे पढ़ते हैं हम लोग, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा आपका। रासायनिक अभिक्रिया जैसे में अगर मान लिया जाए कि ले लिए हैं हाइड्रोजन और प्लस में क्लोरीन, ठीक है, और अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। यहाँ पे 2 ले लीजिए। ठीक है, यानी 2 आपको लीजिएगा। संतुलित समीकरण असंतुलित, ये इसको आपको अगला वीडियो में पढ़ाएंगे, पहले ये पढ़ लीजिए। तो इसमें देखिए, ये तो हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, दो पदार्थ अभिक्रिया किया, नया पदार्थ के रूप में क्या बना? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। ठीक है, अब पढ़ेंगे अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है जी? भाग लेता है। यहाँ देखिए, भाग लेता है, यानी कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलेंगे? तो अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। जैसे देखो,
तीर के जो इस साइड वाला है ना, इस साइड वाला क्षेत्र, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक। कहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में निर्माण जो होता है उसका अभिकारक कौन कौन है, तो एक हाइड्रोजन है और एक आपका क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रतिफल किसे कहते हैं, तो प्रतिफल किसे कहते हैं पढ़ेंगे। ओहो, पूरा समीकरण मिटा दिया आपको, फिर से लिख देंगे। चलिए देखिएगा, फिर से लिखते हैं, इसके पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। प्रतिफल किसे कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्रतिफल है आपका कि जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, प्राप्त होता है। चलिए लिख लेते, क्या था, H2 था, क्या था जी, चलिए क्या था, H2 था ना, H2 प्लस Cl2 और क्या बना था, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना था, 2 लगा दीजिए, संतुलित हो जाएगा। चलिए देखिए, तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, इसी को ना, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। यहाँ देखिए, ये तीर के जो इस साइड आपको दिखाई देगा, ये ठीक है, राइट साइड, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो प्रतिफल। तो यहाँ प्रतिफल आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अभिकारक जो तीर के आपको लेफ्ट साइड दिखाई देगा, ठीक है, एरो का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, तो उसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। यहाँ पे देखिए, अभिकारक किसे, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है, उसको अभिकारक बोलेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे, तो प्रतिफल बोलेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए अगला स्टेप देखेंगे। देखो, अगला है रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषताएं, क्या विशेषताएं रासायनिक अभिक्रिया की होती है। तो सबसे पहला है आपका गैस की उत्पत्ति। ठीक है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, गैस की उत्पत्ति क्या होती है। तो गैस की उत्पत्ति में जैसे हम आपको बताएं कि अगर हम जिंक की अभिक्रिया किसके साथ कराएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएं, तो यह आपको बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 और अपक्षेप के रूप में क्या हो जाएगा, ये मुक्त हो जाएगा हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे गैस की उत्पत्ति क्या हो रही है, हाइड्रोजन हो रहा है। चलिए बात समझ में आ गया। यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके पहले हम आपको एक और बात बताते हैं कि अगर कोई पदार्थ मुक्त होगा तो उसका साइन यानी उसका जो तीर होगा ऊपर की ओर, और कोई पदार्थ अगर नीचे बैठेगा, पृथक होगा, तो उसका तीर जो होगा कैसा रहेगा, इस जैसा, यानी कि तीर आपका नीचे के रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट देखेंगे, इसके पहले इरेज करते हैं। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है अवक्षेप का बनना। क्या है, अवक्षेप का बनना। देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ, बी के बाद है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का अभी तुरंत साइन बताएं, अवक्षेप का साइन क्या होता है, तो इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार है, इस प्रकार से ना होगा अवक्षेप का साइन, यानी नीचे ऐसे आपको लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अवक्षेप किसे, तो एक आध एग्जाम्पल हम लोग ले लें। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक आध। अवक्षेप का बनना, यहाँ पर भी वही लिखेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे अगर ले लें हम, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड NaCl और सिल्वर क्लोराइड AgNO3, सिल्वर क्लोराइड हो गया। जब इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे आयनों का विनिमय हो जाता है। ठीक है, ये आयनों का विनिमय हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा NaNO3 और प्लस में बनेगा आपका AgCl, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये आपका जो सिल्वर क्लोराइड है ये क्या हो जाता है, तो अपक्षेपित हो जाता है, मतलब कि ये पृथक हो जाता है और साइन आपका इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, नीचे का तीर। बात समझ में आ गया। चलिए तीसरा देखेंगे हम लोग, रंग परिवर्तन। क्या, रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन देखेंगे। चलिए तीसरा देखेंगे, रंग परिवर्तन। देखिए रंग परिवर्तन में क्या, वही लिखेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, उसमें प्राप्त प्रतिफल में रंग क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट को अम्लीय जलीय विलयन में डालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा।
या अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो हम दूसरा लेते हैं, ठीक है। कि जब लिटमस पत्र का आप लोग नाम सुने होंगे क्लास 9th में, ठीक है, 10th में भी है आपको ज़्यादातर। कि जब लिटमस पत्र को किसको जी, लिटमस पूरा लिख दें या छोड़ दें ऐसे लिख लेते हैं। जब लिटमस पत्र को क्या किया जाता है, ठीक है, जब लिटमस पत्र को अभिक्रिया कराया जाता है किससे, तो अम्ल से, तो उसका रंग कैसा होता है, लाल। यहाँ पे रंग परिवर्तन हो गया। जब लिटमस पत्र को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वो रंग कैसा देता है, वो रंग देता है नीला, ठीक है। चलिए रंग परिवर्तन हो गया। ताप में परिवर्तन, क्या, ताप में परिवर्तन, तो वही लिखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इनके ताप क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। ताप क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आगे देखिए, जैसे मैं आपको दिया या फिर हम आपको बोले कि जब कली चूना, अच्छा कली चूना से एक बात याद है, आप लोग जैसे एक बर्तन ले लीजिए, ठीक है, एक बर्तन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए एक बर्तन ले लीजिए, एक बर्तन ले लिए और इसको में डालिएगा क्या, कली चूना। चूना जानते हैं ना, खैनी उनी जो खाता है, वही वाला चूना। यानी जब चूना डाल दीजिए, पहले इसको में हम लोग जल भर लेते हैं, क्या भर लेते हैं, इतना मात्रा में। चलिए इसमें आपको जल भर दिया जाता है, ठीक है, क्या, H2O। और जब हम इसको में क्या डालेंगे, जब इसको में हम चूना डालेंगे, ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, चूना डालेंगे, ठीक है, शुष्क चूना डालेंगे, तो ये जल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा, ठीक है, ये जल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा चूना जल, CaOH किट क्या, टाइम्स 2, ठीक है। और ये मुक्त क्या करता है, तो ये मुक्त करता है बड़ी मात्रा में CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ना धुआं धुआं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी इसको में, ठीक है। तो इसी से हमको एक और चीज पढ़ना है, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी, ठीक है, यही समीकरण है। अगर बुक आपके पास होगा तो बुक से टोटल मिला लीजिएगा, एक भी आपको चीज छोड़ के नहीं जाएंगे हम, ठीक है। टोटल आपका लेसन खत्म करेंगे और बुक में आपका है, आगे इसी में जब पढ़िएगा ना, ठीक है, तो बुक में आपको पढ़ना है उष्मा शोषी और उष्मा छेपी। देखिए उष्मा शोषी लिख के बताते हैं आपको, उष्मा शोषी और एक है आपका उष्मा छेपी। पूरा नहीं लिख रहे हैं इसको, इसको आधे लिख रहे हैं आपको। देखो एक है आपका उष्मा शोषी और एक है उष्मा छेपी। उष्मा शोषी, शोषी का मतलब होता है अवशोषण करना, अवशोषण का मतलब होता है कि वो अपने ओर क्या करेगा, खींचेगा। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। याद हुआ, अब उष्मा शोषी किससे कहते हैं, तो उष्मा शोषी कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसको क्या बोलेंगे, तो उष्मा शोषी बोलेंगे। लेकिन आपको कहेगा कि उष्मा छेपी किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी, उत्सर्जित का मतलब होता है बाहर निकल जाता है। जैसे मैं जो अभी आपको बताए चूना वाला, ठीक है, कि चूना को अभिक्रिया कराइएगा जल से तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, यानी उष्मा बाहर निकालेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, उष्मा छेपी बोलेंगे। फिर से उष्मा शोषी अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। लेकिन अगर आपको बोले कि उष्मा छेपी अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, और अगला है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, देखो अंडरलाइन करते हैं ऐसे छोड़ देते हैं, देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है, को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से क्या किया जाता है, निरूपण किया जाता है, मतलब कि लिखा जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे देखो
हम इसको रासायनिक समीकरण नहीं बोलेंगे। जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोरीन बनता क्या है, ये आपको जो डैश दिया हुआ है ना इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, इसको पूरा है, ठीक है। आपको कीबोर्ड में ये वाला साइन नहीं था तीर वाला, तो आपको इस प्रकार से देना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को समझना है कीबोर्ड चाहे किसी प्रकार से रहे। देखो तो क्या है, आपको एग्जाम्पल दिया हो कि हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। कहिएगा रासायनिक समीकरण क्यों नहीं बोलेंगे, तो क्योंकि इसे हम संकेतों एवं सूत्रों द्वारा नहीं दर्शाए हैं। किसके द्वारा, सूत्रों के सहायता से या फिर संकेतों के सहायता से दर्शाए हैं, नहीं दर्शाए हैं। दर्शा लेते हैं तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। यानी कि हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2 को जब बनाइएगा, अभिक्रिया कराइएगा, यानी कि ये तो आपका अभिकारक हो गया, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बनेंगे, 2HCl, ठीक है। यहाँ 2 क्यों लगा है, संतुलित है, कल आपको बता देंगे 2 क्यों लगता है। चलिए देखो, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब हम इसको क्या बोलेंगे, तो रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, किसके सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाएंगे, ठीक है, निरूपण करेंगे, लिखेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। बात समझ में आया। चलिए देखो आगे पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि। चलिए देखिए तो रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि क्या है। तो सबसे पहले याद रखना कि जो आपको अभिकारक है, ठीक है, पहला आपको लिखने की विधि, अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, और प्रतिफल को दाईं ओर। दोनों याद हुआ, अभिकारक को किस ओर लिखेंगे, बाईं ओर, प्रतिफल को किस ओर लिखेंगे, दाईं ओर। दो याद हो गया। चलिए एक और बात, अभिकारकों के बीच या प्रतिफलों के बीच, ठीक है, जब दो या दो से अधिक रहेंगे तो उसके बीच क्या देते हैं, प्लस का साइन। जैसे अभी आपको पीछे बताया था ना, देखो जैसे आपको अभी पीछे बताए, तो इनके बीच देखो तो प्लस का साइन है। अभिकारकों के बीच देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच प्लस का साइन है। यानी कि हम लोग दूसरा में लिखेंगे क्या, कि अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच जो होती है किसका साइन दिलाता है, प्लस का साइन दिलाता है। किसका साइन दिलाता है, प्लस का। चलिए दो गो याद, तीन गो याद हुआ। पहला क्या लिखने की विधि, अभिकारक को बाईं ओर लिखेंगे, प्रतिफल को दाईं ओर लिखेंगे, और अभिकारक तथा प्रतिफल के बीच, यानी ये जो तीसरा नियम है, अभिकारक और प्रतिफल के बीच क्या साइन होता है, तो साइन होता है आपका प्लस का। याद हो गया। चलिए आगे देखिए तो जरा, पेज है अभी बहुत ज़्यादा। देखो तीसरा सॉरी चौथा, अभिकार अभिक्रिया के प्रतिफलों और उनके संकेतों में सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है, जो आपको दाईं ओर तथा बाईं ओर लिखेंगे। यानी कि समीकरण लिखने की अगला जो नियम है, जैसे हम जल लिखें तो ये जल नहीं लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे हम लोग, सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, सूत्र लिखेंगे। जैसे हम अगर H2O लिख दिए तो इसको हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे, लेकिन जल लिख दिए, पानी लिख दिए, तो इसको हम लोग समीकरण नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट में आपका है, ठीक है, कि जो आपका प्रतिफल है ना, जो इस जो आपको बताए थे पीछे, फिर से देख लो, 3-4 पॉइंट आपको बताए, 3-4 बहुत ज़्यादा है, फिर से देख लीजिए कौन कौन से। तो अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेंगे उसको हम लोग किस ओर लिखेंगे, किस ओर लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे, सॉरी बाईं ओर। प्रतिफल को किस ओर लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे। अभिकारक तथा प्रतिफलों के बीच कौन सा साइन होता है, धनात्मक साइन होता है, ठीक है। इसके बाद जब भी हम प्रतिफल और अभिकारक को लिखेंगे तो नाम से नहीं, जैसे जल लिखें तो जल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उनके संकेत लिखेंगे या सूत्र लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H2, H2 लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का संकेत होता है O2, तो O2 लिखेंगे। पोटेशियम है, पोटेशियम का संकेत होता है K, तो K लिखेंगे, नहीं कि पोटेशियम, ठीक है, नहीं कि पोटेशियम, आपको पूरा नाम लिखा जाएगा। बात समझ में आया। चलिए यहीं से आपको वीडियो को समाप्त किया जाता है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण से जितना भी आगे हो सकता है। चलिए।
थैंक यू, जय हिंद।